नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर जो हमारा 23 चल रहा था 12th बायोलॉजी का, उसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं आपकी बायोलॉजी में। ठीक है, और ये चैप्टर का नाम था आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव का श्वसन तंत्र, वो पढ़ रहे थे पार्ट। और ये पार्ट नंबर आपके 2 है। यहाँ पे क्लास का टाइमिंग वो आपकी टाइमिंग डेली 5 बजे का है, ध्यान रखना। ठीक है, इस क्लास का टाइमिंग डेली 5 बजे। इसके अलावा जो क्यूज होता है या फिर आप 12th बायोलॉजी का रिवीजन करना चाहते हो तो वो आपके 8 बजे होता है डेली लाइव। इन 2 क्लासों का आप ध्यान रखना। आज हम पढ़ेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे का नेक्स्ट पोर्शन। इससे पहले हमने यहाँ पे श्वसन की परिभाषा के बारे में पढ़ा था, श्वसन की कुछ बेसिक के जो बातें थी उनके बारे में जाना था। इसके अलावा जो श्वसन के जो प्रकार है उन श्वसन के प्रकारों के बारे में समझा था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मानव के श्वसन अंग कौन कौन से। ठीक है, जो मानव के श्वसन अंग है उन मानव के श्वसन अंगों की बात करेंगे। मानव के श्वसन अंग, मानव के श्वसन अंग की बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो जो अंग पाए जाते हैं वो गैसीय विनिमय का आदान प्रदान करते हैं, मतलब गैसीय विनिमय के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ठीक है, गैसीय विनिमय के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे अंग होते हैं, जो भी अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे, वो सारे अंग क्या होते हैं, गैसीय विनिमय के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। सबसे पहले आपकी नासिका गुहा, सबसे पहले कौन सा यहाँ पे, नासिका गुहा। नासिका गुहा के बाद में आपका ग्रसनी, कौन सा यहाँ पे, 2nd नंबर ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में 3rd नंबर यहाँ पे लेरिंग्स, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्वर यंत्र या लेरिंग्स। इसके बाद में होता है आपका श्वास नली, जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, ट्रेकिया। फिर आपके 5 नंबर होता है यहाँ पे लंग्स, कौन सा हो जाएगा, लंग्स। लंग्स के बाद में यहाँ पे ध्यान रखना ब्रोंकाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रोंकाई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे श्वसनी। 6 नंबर कौन सा हो जाएगा, श्वसनी, या जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। 7 नंबर हो जाएगा आपका ब्रोंकियोल्स, जिसे हम यहाँ पे श्वसनिकाई कह सकते हैं। 8 नंबर हो जाएगा आपका एल्वियोलाई, जिसे हम वायुकुपिका कह सकते हैं। और 9 नंबर क्या हो जाएगा आपका डायफ्राम, जिसे हम यहाँ पे मध्यपट या तनुपट कह सकते हैं। तो ये सारे भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं यहाँ पे, मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये बात आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए। और प्रत्येक भाग की जो संरचना है, वो जो नाम है, वो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वोलाई और आपके डायफ्राम, ये सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मानव श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एक पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेजल कैविटी के बारे में देखते हैं। सारे एक बार वीडियो को लाइक कर दो, जो भी वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दो, है ना। तो यहाँ पे आप साथ साथ में एक बार समझते जाना, एक बार सारे शेयर कर दो वीडियो को और लाइक जरूर करें यहाँ पे। अब देखो नेजल कैविटी क्या होती है, इसके बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। कि जो मानव होता है उस मानव में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी आपके नासा द्वार होते हैं। ठीक है, एक एक बात पढ़ेंगे हर एक के बारे में। एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं। ये नासा द्वार होते हैं, ये नासा द्वार आपके छिद्रों के द्वारा खुलते हैं बाहर की ओर, मतलब 2 छिद्रों के द्वार क्या होते हैं, बाहर की ओर खुलते हैं। नासा द्वार द्वारा जो वायु होती है वो नासा गुहा में प्रवेश करती है। ठीक है, नासा द्वार द्वारा वायु, नासा द्वार द्वारा वायु नासा ग्रसनी में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है, आपके नासा ग्रसनी में प्रवेश करती। इसमें प्रवेश करती है, आपके नासा ग्रसनी में प्रवेश करती। ये बातें अभी तक यहाँ पे आपको ध्यान रखनी। ठीक है, नेजल कैविटी के बारे में मतलब आपकी जो नासिका गुहा होती है, इसके अलावा इससे पहले आपकी नासिका मतलब नाक की जो संरचना होती है वो आपके 2 जो छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इन्हीं नासा द्वार द्वारा जो वायु होती है वो वायु आपकी नासा ग्रसनी में या फिर नासा गुहा में क्या करती है, प्रवेश करती है। फिर इसमें ध्यान रखना कि नासा गुहा में अनेक सारे रोम व श्लेष्म में उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होता है, आपके रोम व श्लेष्म में उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, आपके रोम व श्लेष्म में उपस्थित होता है। और ये रोम में क्या करते हैं आपके, कि जो सूक्ष्म कण होते हैं वायु के साथ आए हुए धूल के कण और सूक्ष्म कण, उन सूक्ष्म कणों को रोकने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, सूक्ष्म कणों को रोकने का कार्य करते हैं। ये बात आपको पता रहनी चाहिए कि नासा गुहा में आपके जो रोम और श्लेष्मा होता है, जो वायु के साथ आए हुए धूल के कणों को और आपके सूक्ष्म कणों को यहाँ पे रोकने का कार्य करते हैं।
और आपके फेफड़ों में जाने से इन सूक्ष्म कणों को रोकते हैं। फिर जो नासा मार्ग होता है वो आपके 4 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी अस्थियों से? एक हो जाएगी आपकी नेजल अस्थि। कौन सी अस्थि हो जाएगी? नेजल अस्थि। इसके अलावा हो जाएगा एक अस्थि आपके प्री मैक्सिला अस्थि। कौन सी अस्थि हो जाएगी? आपकी प्री मैक्सिला अस्थि हो जाएगी। और प्री मैक्सिला अस्थि के अलावा एक हो जाएगी आपकी मैक्सिला अस्थि। कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे मैक्सिला अस्थि। और मैक्सिला के बाद में होते हैं नेक्स्ट आपका एथेमोइड। कौन से होते हैं? आपके एथेमोइड। ये आपके 4 प्रकार की अस्थियों से मिलकर आपके यहाँ पे जो नासा मार्ग होता है उस नासा मार्ग का निर्माण होता है। मतलब फेशियल बोन्स आपके टोटल कितने होते हैं? 14 में से 4 आपके सामने पड़ी यहाँ पे, नेजल, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और आपके एथेमोइड। इन चारों अस्थियों के द्वारा आपके नासा द्वारा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं नासा मार्ग का क्या होता है? निर्माण होता है। 4 अस्थियों के द्वारा किसका निर्माण होता है? आपके नासा मार्ग का निर्माण होता है। जिसकी हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें आपके कि ये रही आपकी मैक्सिला अस्थि, ठीक है, ये रही आपकी यहाँ पे नेजल अस्थि, और ये आपके इन्फेरियर नेजल यहाँ पे कौनसा, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, और इस वोमर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वोमर को देखो यहाँ पे मैक्सिला हो गया, प्री मैक्सिला कह सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या कह सकते हैं? प्री मैक्सिला कह सकते हैं वोमर को। तो ये आपके 4 प्रकार के अस्थियों से मिलकर आपके इस नासिका के पार्ट का यहाँ पे निर्माण होता है। कितनी अस्थियों से? 4 प्रकार की अस्थियों से। टोटल फेशियल बोन कितनी होती है? 14। इनमें से 4 प्रकार की अस्थियां मिलकर किसका निर्माण करती है? आपके नासिका का यहाँ पे निर्माण करती है। फिर देखो आपकी ध्यान रखना है कि जो नासिका होती है, उस नासिका के बारे में क्या ध्यान रखना है कि नासा गुहा नासा द्वारों द्वारा नासा ग्रसनी में खुलती है, और वायु को कहाँ पे भेजती है? आपके कंठ ग्रसनी में भेजती है। कहाँ पे भेजती है? आपकी कंठ ग्रसनी में। मतलब जो नासा गुहा होती है वो वायु को ग्रसनी के माध्यम से, नासा ग्रसनी में, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कंठ ग्रसनी माध्यम से कंठ ग्रसनी में भेजती है। कंठ ग्रसनी में भेजती है। जो वायु होती है उस वायु को कहाँ पे भेजती है? आपकी कंठ ग्रसनी में भेजती है। अब देखो यहाँ पे कंठ ग्रसनी में जैसे आपके वायु जाती है, यहाँ पे कि वायु थी वो वायु आई यहाँ पे कंठ ग्रसनी में, जैसे वायु आपके कंठ ग्रसनी में यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे आपका ये लेरिंग्स या फिर स्वर यंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपके स्वर यंत्र। तो इस स्वर यंत्र ध्यान में रखना, इस लेरिंग्स में आपके कि कुछ उपास्थ्य पाई जाती है। उन उपास्थ्य को नाम देते हैं यहाँ पे अवट्टू, और एक होते हैं आपके मुद्रिका, इसके अलावा एक होते हैं आपके दर्विकाब। एक कौन से होते हैं? आपके दर्विकाब। और इस दर्विकाब के अलावा एक होती है आपके एपिग्लोटिस। ये आपके उपास्थ्य पाई जाती है जो आपके अस्थियों के समान इनकी संरचना होती है। ठीक है, लचीली भी होती है थोड़ी, यहाँ पे हड्डियाँ मजबूत होती है, लेकिन अस्थियाँ क्या होती है? लचीली होती है। अब यहाँ पे जो घाटी ढक्कन पाया जाता है, ये घाटी ढक्कन ध्यान रखना कि श्वास के समय क्या होता है? खुला रहता है। तो श्वास नली की लंबाई होती है, मतलब जो ट्रेकिया की जो लंबाई होती है, ट्रेकिया की लंबाई आपके टोटल लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी लंबाई होती है? यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। किसकी? आपके ट्रेकिया की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये श्वास नली होती है, ये आपकी श्वास नली आगे चलकर दाहिने व बाएं फेफड़े में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। दाएं और बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। अब देखो यहाँ पे जैसे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो यहाँ पे कुछ आपकी उपास्थि के आकार के सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, गले में आपने देखा होगा हाथ लगा के वहाँ पर आपके सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकार के छल्ले क्या करते हैं? इस श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। श्वास नली को क्या करते हैं? पिचकने से रोकते हैं, मतलब श्वास नली की आकृति को यहाँ पे निश्चित बनाए रखते हैं। ठीक है, श्वास नली की आकृति को यहाँ पे निश्चित बनाए रखते हैं। फिर बात आती है कि जो फेफड़े होते हैं, ये फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? वक्ष गुहा में, हृदय के पास में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा में हृदय के पास स्थित होते हैं। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता रहनी चाहिए कि हृदय की स्थिति कहाँ पे होती है? आपके वक्ष गुहा में, हृदय के पास में दोनों स्थित होते हैं। वक्ष गुहा मतलब छाती वाला भाग। अब देखो यहाँ पे ये भाग मान लो इधर वाला कौन सा होता है? आपका राइट मतलब दायां भाग होता है। ठीक है, और ये कौन सा होता है? आपका लेफ्ट होता है। कौन सा होता है? लेफ्ट। मतलब राइट जो लंग्स होता है, ये राइट लंग्स ध्यान रखना 3 भागों में या 3 खंडों में डिवाइड होता है। कितने खंडों में डिवाइड होता है? आपके 3 खंडों में। लेकिन जो आपके लेफ्ट वाला है वो आपके 2 खंडों में डिवाइड होता है। कितने खंडों में? 2 खंडों में। और जो यहाँ पे लाइट वाला है, ध्यान रखना ये लाइट वाला थोड़ा सा क्या होता है? आपके ऊपर उठा हुआ होता है और थोड़ा बड़ा भी होता है लाइट वाला। जबकि राइट वाला ध्यान रखना यहाँ पे ये हो जाएगा लेफ्ट, लाइट नहीं, ये यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट।
ठीक है। लेफ्ट वाला क्या होता है आपके थोड़ा बड़ा भी होता है और थोड़ा लंबा भी होता है, लेकिन राइट वाला थोड़ा छोटा होता है, ध्यान रखना। क्यों होता है? क्योंकि इधर आपके यहाँ पे यकृत आ जाता है और यकृत के थोड़े से बाहर के कारण ये आपके नीचे की ओर झुक जाता है, इस कारण यहाँ पे दायां फेफड़ा थोड़ा क्या होता है यहाँ पे छोटा होता है, दायां फेफड़ा क्या होता है छोटा होता है। इसके अलावा इस फेफड़े के चारों ओर आपको पता रहना चाहिए कि जो फेफड़ा है इस फेफड़े के चारों ओर यहाँ पे कुछ संरचनाएं पाई जाती है इस पर, जिन्हें कहते हैं अंतरापरशुक पेशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके अंतरापरशुक पेशियां कहा जाता है। इस प्रकार की आपकी संरचना पाई जाती है इस हड्डी के चारों, और जो क्या करते हैं इस हड्डियों को पिचकने से रोकते हैं, मतलब इन हड्डियों की आकृति को यहाँ पे निश्चित बनाए रखते हैं। ठीक है, इनकी आकृति को यहाँ पे निश्चित बनाए हुए ये रखते हैं। अब देखो आकृति के बारे में बात कर ली हमने यहाँ पे कि आपकी किस प्रकार की आकृति होती है। ये आपके यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या आपके अंतरापरशुक पेशियां है। क्या यहाँ पे ये अंतरापरशुक पेशियां या फिर हम फुफ्फुस आवरण कह देते हैं एक बार, फुफ्फुस आवरण। ये फुफ्फुस आवरण हो गया यहाँ पे। फुफ्फुस आवरण पाया जाता है जो आपके इन फेफड़ों की रक्षा करता है, बाह्य आघातों से बचाता है। ठीक है, या फेफड़ों को पिचकने से कार्य करते हैं। अब इन चारों ओर से ये घेरे रहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे परशु का पिंजर कहते हैं, और यही आपके क्या करते हैं इनकी सुरक्षा का कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो श्वास नली होती है, श्वास नली आगे चलकर आपके अलग अलग भागों में यहाँ पे बन रही है, जिन्हें कहते हैं आपके श्वसनी या ब्रोंकाई कहते हैं। मतलब श्वसनी दो होती है जो आपके दाएं में बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसनी आगे चलकर देखो अनेक शाखाओं में बंट जाती है, ये इस प्रकार से अलग अलग शाखाओं में बंट जाती है। इन अलग अलग शाखाओं को क्या कहते हैं यहाँ पे श्वसनिकाएं कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रोंकियोल्स आगे चलकर इनके अंतिम सिरे क्या होते हैं गुबारेनुमा संरचना के रूप में फूले होते हैं, और आपकी इस प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती है इनके ऊपर, इनके सिरे पर यहाँ पे इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को हम कहते हैं यहाँ पे वायु कुपिकाएं। क्या कहते हैं? वायु कुपिका या फिर एल्वोलाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? वायु कुपिका या फिर एल्वोलाई कह सकते हैं। तो ये तो थी आपकी नॉर्मली इसकी संरचना यहाँ पे वायु कुपिकाओं की, हृदय की, मानव का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसकी कंप्लीट संरचना के बारे में नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे हमने पूरा एकदम कंप्लीट समझ लिया, प्रत्येक भाग के बारे में एकदम कंप्लीट बता दिया। अब वायु कुपिकाओं की जो संख्या होती है वो ध्यान रखना यहाँ पे कि दोनों फेफड़ों में लगभग आपके 60 करोड़ वायु कुपिकाएं पाई जाती है। कितने करोड़ पाई जाती है? आपके 60 करोड़ वायु कुपिकाएं पाई जाती है दोनों फेफड़ों में। तो देन दोनों फेफड़ों में यहाँ पे वायु कुपिकाओं की संख्या भी आपको पता रहनी चाहिए कितनी होती है। अब इन वायु कुपिकाओं के द्वारा क्या होता है, आपके गैसों का परिवहन होता है, गैसों का विनिमय होता है। इसका परिवहन या गैसों का विनिमय होता है इन वायु कुपिकाओं के द्वारा, क्योंकि वायु कुपिकाओं के सिरे पर क्या होता है आपकी छोटी छोटी यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स पाई जाती है इस प्रकार की, मतलब रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है यहाँ पे। उनके द्वारा क्या होता है आपके यहाँ पे रक्त है, उस रक्त और आपके कोशिकाओं के मध्य ऑक्सीजन का परिवहन होता रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं O2 व CO2 का परिवहन होता है। ये सारी संरचना आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये शॉर्ट में मैंने एक बार आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स प्रत्येक भाग के बारे में बता दिया। और ये जो नीचे वाला जो डायफ्राम है आपके श्वसन की मांसपेशी का कार्य करता है। श्वसन की मांसपेशी मतलब आपके श्वसन में महत्वपूर्ण है। अगर डायफ्राम कार्य करना बंद कर देता है तो आपकी श्वसन की क्रिया नहीं होगी, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये सारी प्रोसेस आप ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपकी श्वसन की क्रियाविधि। किसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे हम यहाँ पे? श्वसन की क्रियाविधि, और वो हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एक बार सारे कमेंट कर दो आपको समझ में आ गया तो। फिर हम बाकी का जो पोर्शन है वो पोर्शन आपकी पार्ट नंबर जो थर्ड है वो पार्ट नंबर थर्ड आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार कमेंट कर दो सारे समझ में आ गया तो, बाकी क्लास हम कल करेंगे।